इस काल को हमें थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा संजय जी, कि जब गांधी की हत्या होती है तो उस हत्या के बाद जो सरदार पटेल पर आरोप लगाए जाते हैं कि गांधी को बचाने में वो नाकाम हो गए, इसका जिक्र मैंने अपनी पूरी पुस्तक में विस्तार से किया है। तो इस आरोपों से आहत होकर सरदार पटेल इतने आहत हो जाते हैं कि उन्हें हार्ट अटैक पड़ता है, दिल का दौरा पड़ता है, और वो देहरादून चले जाते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। देहरादून और मसूरी के बीच में वो रहते हैं। तो ये जून महीने की बात है, जून 1948 की। जब वो देहरादून और मसूरी में थे तो दिल्ली में उनकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर नेहरू ने कांग्रेस कार्य समिति में प्रस्ताव लाने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेस कार्य समिति जो प्रस्ताव लाती थी करीब करीब सरकार उसको मानती थी, क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की थी और कार्य समिति उसका एक बड़ा वो था। तो नेहरू ने एक षड्यंत्र रचा कि कैसे भी मैं मुसलमानों को कहीं ना कहीं भारत में फिर से बसा दिया जाए। तो इसको लेकर प्रस्ताव लाने की तैयारी हुई। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कार्य समिति के सदस्य थे वो इसके विरोधी थे। इसकी सूचना उन्होंने जो है वो 22 जून 1948 के आसपास सरदार पटेल को एक पत्र लिखकर देहरादून में उन तक पहुंचा दी कि इस तरह का प्रयास में मुसलमानों को वापस से भारत में बसाने का हो रहा है। तो इसको लेकर सरदार पटेल बहुत नाराज हुए और उन्होंने एक बहुत लंबा पत्र राजेंद्र प्रसाद को लिखा, जिसमें उनकी पूरी भावनाएं मेरे मुसलमानों के लिए सामने आती हैं। और ये पत्र जो है वो सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस के खंड 6 के पेज नंबर 383 से 385 के बीच में 3 पन्नों का पत्र है। इसके कुछ अंश अगर आप मुझे अनुमति दे तो पढ़ के सुना देता हूं। तो सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखते हैं। अब ये बहुत आज की राजनीति में इसको बड़ा महत्व, क्योंकि जाटों का एक धड़े का एक बयान आया, जो तथाकथित जाटों के नेता, उन्होंने कहा कि हमें इस लड़ाई में शामिल मत करो, मेवाती मुसलमान तो हमारे भाई हैं। उनको खास तौर से ये पत्र को जो मैं पढ़ के सुनाने वाला हूं, सरदार पटेल के विचार वो सुनना चाहिए। तो सरदार पटेल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मेव मुसलमानों के बारे में लिखते हैं कि मेवों से अहीरों तथा जाटों के बीच झगड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं और इसने कटुता और शत्रुता पैदा कर दी है। राजपूत और जाट मेवों के खिलाफ बेहद उत्तेजित हैं। मेव मुसलमानों को लाकर इन जमीनों पर बसे गैर मुसलमानों को बाहर करने से चिंगारी के रूप में आग लग सकती है। मैं इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हूं। ऐसे खतरनाक हालात में मेवों को बसाना, ऐसे खतरनाक हालात में मेवों को फिर से बसाना एक मूर्खता और आपदा होगी। ये होती है दूरदृष्टि, जो 1948 में वो 2023 के अगस्त महीने और जुलाई महीने की तस्वीरें वो देख पा रहे थे सरदार पटेल देहरादून में बैठकर। फिर वो आगे जो लिखते हैं, वो लिखते हैं, शेख अब्दुल्ला भी जो कश्मीर के थे वो भी समर्थक थे इनके, और मौलाना आजाद तो थे ही। तो वो लिखते हैं कि अगर शेख अब्दुल्ला मेवों को सत्याग्रह शुरू करने की सलाह दे रहे हैं और मौलाना आजाद ये कहना चाहते हैं कि मेव मुसलमानों को स्थानीय कड़वड़ाहट और विरोध के बावजूद बसाया जाए, तो इसकी जिम्मेदारी वो दोनों खुद उठाएं, वो इसके लिए आजाद है। मुझे गांधी जी ने कभी नहीं कहा और मुझे इस वादे की भी जानकारी नहीं है गांधी जी के कि उन्होंने मेवों को बसाने का कोई वादा मुझसे किया था। मतलब सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया कि मेवों को यहां नहीं बसाना चाहिए। इसके आगे जो लिखते हैं वो अपने इस्तीफे की धमकी देते हैं। सोचिए, मेव मुसलमान 1947-48 में इस देश की कितनी बड़ी समस्या रहे होंगे कि देश का उप प्रधानमंत्री इनकी वजह से इस्तीफे की धमकी दे रहा था। तो सरदार पटेल लिखते हैं आगे इस पत्र में कि मेवों को बसाने का मामला कांग्रेस कार्य समिति के सामने क्यों आया, मैं इसका विरोध करता हूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मामला कार्य समिति के सामने आना चाहिए तो इस विषय पर कोई प्रस्ताव पारित करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है तो मैं इस प्रश्न पर यही कहूंगा कि यह अगली बैठक तक यह मुद्दा स्थगित कर दिया जाए। मेरे विचार से हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न को प्राथमिकता दी जाना चाहिए, लेकिन अगर मौजूदा नीति को उलटने का कोई निर्णय लिया जाता है तो मुझे डर है कि मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो सरदार पटेल इन मेव मुसलमानों को वापस भारत में बसाने के इतने विरोधी थे कि उन्होंने इस्तीफे की धमकी भी दे दी थी। लेकिन स्थितियां ऐसी बनती गई, धर्मनिरपेक्षता और तथाकथित जो धर्मनिरपेक्षता है और तुष्टीकरण है, कि ये नेहरू कहीं ना कहीं इन मेव मुसलमानों को गुड़गांव और अन्य इलाकों में बसाने में कामयाब हो गए। जी संजय जी। जी हाँ, और वैसे तो मेरे विचार से दिल्ली तक में इनको बसाने की योजना थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है कि दिल्ली में 2-3 तरह के शरणार्थी हो गए थे। पहले शरणार्थी तो वो थे जो पाकिस्तान से जिनको हिंदू और सिख आए थे, तो वो दिल्ली में रह रहे थे।
दिल्ली में कुछ दंगा हुआ था, तो दंगों से प्रभावित जो मुसलमान थे उस वक्त की दिल्ली के, वो पुराना किला कैंप में रह रहे थे। और जो अलीगढ़, अलवर और भरतपुर से जो मेव भागे थे, वो दिल्ली के अंदर घुस गए थे। और दिल्ली में घुसकर देखिए इनका मतलब ये जो उत्पात करने की इनकी जो प्रवृत्ति इनके डीएनए के अंदर है, कि भरतपुर और अलवर में तो इनने दंगे फसाद किए ही किए, उसके बाद ये दिल्ली में आके भी हंगामा करते थे। और दिल्ली में आके इतना हंगामा करते थे कि इसको देखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक चिंतित हो गए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लगा कि यार नेहरू से अगर मैं कहूंगा, इनकी बारे में कहूंगा, तो नेहरू तो धर्मनिरपेक्ष हैं और लोकतंत्र के लंबरदार है, धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार है, तो वो तो मेरी बात सुनेंगे नहीं। तो उन्होंने सरदार पटेल को 5 सितंबर 1947 को एक पत्र लिखा। अब इस पत्र में नेव मुसलमान दिल्ली में क्या कर रहे थे साबित हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झूठ लिखेंगे, झूठ बोलेंगे, ये तो संभव नहीं है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं कि पिछली रात 500 मेवाती मुसलमानों की भीड़ करोल बाग आई और उन्होंने गलियों में हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची, वो तितर बितर हो गए। स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है। इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग यानी हिंदू और सिखों को अपने ऊपर हमले की आशंका है। मुझे समाचार मिला है सरदार साहब कि इन मेवों को पश्चिम पंजाब यानी पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान भेजने का प्रस्ताव है। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा बेहतर होगा कि इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। ये राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, इन्हें जामा मस्जिद या हिंदू इलाकों से अलग स्थानों पर रखा जाए। यदि शहर में गड़बड़ी हो जाती है तो स्थिति में काबू पाना कठिन हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो जाए सरदार पटेल साहब, इनको पाकिस्तान भेज दो, मुसीबत है दिल्ली पर। तो सरदार पटेल इसके अगले ही दिन पत्र लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। मैं बता दूं कि ये पत्र जो है वो सिलेक्टेड करस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल के वॉल्यूम 4 के पेज नंबर 337 और 338 में प्रकाशित हुए हैं। तो जिसको भी शक है वो जाके देख ले। आजकल लोग बड़े सवाल उठाते हैं कि फैक्ट चेक करो, तो फैक्ट चेक करने के बाद ही बता रहा हूं मैं। तो जो अब सरदार पटेल में मुसलमानों के लिए लिखते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि कैसे दिल्ली से इनको सरदार पटेल जो है पाकिस्तान भेजना चाहते थे, ये भी साबित हो जाता है। तो सरदार पटेल लिखते हैं कि मुझे मेव शरणार्थियों के 3 कैंपों से शहर की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है और वहां की स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी गंदी, देखिए अब शब्द सुनिए, ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। मतलब कानून को तो खतरा था ही, इन मेवाती मुसलमानों से लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा था, ऐसे सरदार पटेल कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहां इन लोगों को लाने का मतलब मेव मुसलमानों के लाने का अर्थ है खतरे को बढ़ावा देना। सिलेक्टेड करस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल वॉल्यूम 4 पेज नंबर 338। तो ये स्थिति थी इनकी कि दिल्ली में आ गए थे और दिल्ली में इतनी बड़ी समस्या बन गए थे कि सरदार पटेल इनको पाकिस्तान भेजने का पूरा प्लान बना चुके थे, सेना के ट्रक पे लगा चुके थे। और मैं आगे बताता हूं कि दिल्ली में जब सरदार पटेल ये प्लान बना रहे थे तो नेहरू के दिमाग में भी चलता था, क्योंकि सत्ता तो नेहरू के हाथ में थी। नेहरू इन मेव मुसलमानों को देश की राजधानी दिल्ली के दिल में बसाना चाहते थे। आप कल्पना कीजिए कि लोग अभी इस बात की चिंता कर रहे हैं कि दिल्ली से नूह, ये मेवात का इलाका इतना करीब है और उस जगह पर एक तथाकथित मिनी पाकिस्तान बना हुआ है। इस तरह के पथराव हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है ये कभी भी। ये नूह इतनी दूर होने के बाद लोग इसको लेकर परेशान है। संजय जी, 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री इस मेवाती मुसलमानों को जो आज पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थरबाज हैं, उनको दिल्ली में बसाना चाहते थे। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, इसको लेकर मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि सबूतों के साथ कह रहा हूं, क्योंकि सरदार पटेल के साथ जो नेहरू का पत्र व्यवहार था वो सिलेक्टेड करस्पॉन्डेंट ऑफ सरदार पटेल में छपा है। और 21 नवंबर 1947 को देश के प्रधानमंत्री नेहरू ने मेवाती मुसलमानों को दिल्ली में बसाने के लिए सरदार पटेल को एक पत्र लिखा। इस पत्र में नेहरू लिखते हैं कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में खाली पड़े जो मुस्लिमों के मकान हैं वो हिंदू और सिखों को नहीं दिए जाएं। मुझे पता चला है कि इन इलाकों में
मुस्लिम मोहल्लों के मकान पर सिखों ने कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ परेशानी हो रही है और वहां के मुसलमान अपना घर छोड़ रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि मुसलमानों के जो खाली पड़े मकान हैं वो हिंदू और सिखों को ना दिए जाए, बल्कि जो मेव शरणार्थी आए हुए हैं दिल्ली उनको दे दिए जाए। सोचिए, मतलब नीति क्या थी कि जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए हैं उनके मकान वहां से आए हिंदू और सिखों को दिए जाएंगे, क्योंकि नए घर बनाना, नई कॉलोनी बसाना इतनी तत्काल संभव नहीं था। भारत एक कोई अमीर राष्ट्र नहीं था, बड़ी मुश्किलों से आजाद हुआ था, गरीब मुल्क था, समस्याएं थी। तो ये तय हुआ था कि जो पाकिस्तान में जो हिंदुओं ने घर छोड़े थे वो यहाँ से गए मुसलमानों को मिल गए, और जो वहां से हिंदू और सिख आए थे वो घर यहाँ के जो मुसलमानों ने खाली किए थे उनको मिलना चाहिए था। लेकिन नेहरू ने इस पर अड़ंगा डाला। उनका यह कहना था कि जो मुसलमानों ने घर खाली कर रहे हैं और जो पाकिस्तान चले गए हैं उन घरों में ये मेवाती मुसलमानों को बसा दिया जाए, जिससे मुस्लिम अगर एक ही मोहल्ले में रहेंगे तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इस पत्र के अंदर नेहरू ये लिखते हैं कि जो मुस्लिम मोहल्ले अगर बन जाते हैं तो मुसलमान सुरक्षित रहेंगे, यहाँ पे सिखों को ना बसाया जाए, मेवाती मुसलमानों को बसाया जाए। तो सरदार पटेल ने इस पत्र का जवाब देने में इंतजार नहीं किया, उन्होंने अगले दिन ही जवाब दे डाला। उन्होंने जो लिखा है वो आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि संजय जी जो हिंसाएं होती हैं, शाहीन बाग हो, चाहे वो बरेली में हो ताजिए पे हमला, चाहे वो बरेली में कावड़ पे हमला हो, चाहे नूह मेवात की घटना हो, ये मुस्लिम पॉकेट इसकी वजह है, ये मुस्लिम घेटो इसकी वजह है। तो इस पत्र के जवाब में जो नेहरू ने कहा कि मुस्लिम मोहल्ले बसा दिए जाए, मेवों को बसा दिया जाए दिल्ली में, उसे लेकर सरदार पटेल ने 22 नवंबर 1947 को नेहरू को लिखा कि मैं वास्तव में महसूस करता हूं कि दिल्ली में मुस्लिम पॉकेट यानी मुस्लिम क्षेत्र बनाना हमारी नीतियों के खिलाफ है। दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाने से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि टकराव और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे मामलों का समाधान यही है कि अराजक तत्वों को यहां से हटाकर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ऐसा होने पर इन इलाकों में मिली जुली यानी हिंदू मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। हमें इस बात को नकारना होगा कि मुस्लिम केवल मुस्लिम इलाके में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी स्थिति में बाहर से आए मुस्लिमों यानी मेवाती मुसलमानों को दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में ना बसाया जाए। तो ये तैयारी नेहरू की थी, और जैसे तैसे इस षड्यंत्र को सरदार पटेल ने अपनी दूरदृष्टि से रोक दिया और मेवाती मुसलमान जो है वो दिल्ली में नहीं बस पाए। जी संजय जी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही जो हम कैसे एक तुलना हो सकती है कि दूरदृष्टि क्या होती है और अदूरदृष्टि क्या होती है। दोनों स्थितियां जो है वो बिल्कुल स्पष्ट यहाँ पर दिख रही हैं, और मेरे विचार से तो ये अत्यंत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय रहा है, जिसमें जो लोग जा रहे थे, और वैसे भी हम और आप इसकी चर्चा कर ही चुके हैं कि किस प्रकार से मौलाना आज़ाद और नेहरू जी ने मिलके कम से कम जो जाने वाले थे उनमें से बहुत सारे लोगों को रोक लिया, चमकाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए रोका। क्योंकि देखिए, मौलाना आजाद की आपने बात की, मौलाना आजाद की कोई लोकप्रियता नहीं थी भारतीय मुसलमानों में, उनको वो पोस्टर बॉय कहते थे जिन्ना, और मौलाना आजाद के गांधी ने कह दिया। मतलब इतना मौलाना आजाद के लिए इतनी शर्म की बात है कि गांधी ने दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में सोहरावर्दी उनके पास बैठे थे, तो जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे तो गांधी ने कहा कि कम से कम सोहरावर्दी की बात कलकत्ता का मुसलमान सुनता तो है, मौलाना आजाद का तो कोई दिल्ली के मुसलमानों पे असर नहीं है। तो बोला मैं कैसे दिल्ली में दंगे रोकूं? बोला कलकत्ता के दंगे में रोकने में इसलिए कामयाब हो गया कि सोहरावर्दी की बात मुसलमान सुन रहे थे और मैं सोहरावर्दी को समझा रहा था। बोला दिल्ली के दंगे कैसे रोकूं? मौलाना आजाद की बात सुनता ही नहीं दिल्ली का मुसलमान। तो इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? लेकिन जब बंटवारा हो गया और भारत में रह गए मुसलमानों के पास जिन्ना, लियाकत अली और सोहरावर्दी जैसे नेता नहीं बचे, तो मौलाना आजाद को लगा कि अब मैं इस तबके का नेता बन सकता हूं। तो उन्होंने अपना, मैं मुसलमानों का इकलौता नेता हूं, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए नेहरू के साथ मिलकर इस देश के अंदर षड्यंत्र रचा। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर से न्यूट्रल व्यक्ति कौन हो सकता है? डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा कि 100% पॉपुलेशन का एक्सचेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। दुर्भाग्य है।